हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जिस लैंडमार्क केस के बारे में बात करने वाले हैं उस केस का नाम है मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इस केस का रेफरेंस कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलता है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये केस आता है। लेकिन इस केस के एग्जैक्टली फैक्ट्स क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स क्या थे इस केस में, और क्या जजमेंट आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस केस के जजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, उन सारे एस्पेक्ट्स की हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को समझते हैं। राइट। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस केस की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, मैं इस केस की शुरुआत पे आने से पहले आप लोगों को मैं दो एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड का केस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इससे पहले क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हो चुके थे, क्योंकि जब हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को समझ लेंगे ना तो हमें सारी बातें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ मुझे बेसिकली दो तरह के फैक्ट्स को आपके सामने रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट कर रहा हूँ। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको बहुत पेशेंस के साथ सारे फैक्ट्स को सुनना और समझना होगा। ठीक है। और मैं इस केस की शुरुआत कहाँ से कर दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन से साल की, 1951 की बात करते हैं। तो 1951 में बेसिकली क्या हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे, याद है आप सब लोगों को। तो 1951 में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ किसकी एंट्री हो गई, नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री हो गई। और इसका क्या मतलब है, जब नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री हो गई तो दिस सिंपली मीन्स कि किसी भी लॉ को अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है तो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। ये बात सब समझ रहे हो। किसी भी लॉ को अगर नाइन्थ शेड्यूल में अगर ऐड कर दिया है तो नाइन्थ शेड्यूल आया था 1951 में। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कई केसेस आए, जैसे कि गोलकनाथ का केस आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए ले सकते हो। तो इस शेड्यूल से रिलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटिंग कई केसेस आए, लेकिन एक जो बहुत बड़ा लैंडमार्क केस बना वो 1973 का केस। कौन सा, वो 1973 का जो केस था वो था केशवानंदा भारती केस। तो केशवानंदा भारती केस जो था, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसको केबी केस लिख दिया है, जिसमें नानी भाई पालकीवाला जो थे वो पिटिशनर के बिहाफ पे यहाँ पे एडवोकेट थे। तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आएगा तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर ना करे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन केशवानंदा भारती केस में आ गई। उसके बाद में देखिए क्या होता है, बाद में केशवानंद भारती वाले केस का रिव्यू भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो 3 दिन ही चला। उसके बाद में, जी, 3 दिन के बाद में उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में साल आया 1976। तो 1976 का ये वो साल है जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट आ गए थे, तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट 42nd अमेंडमेंट। ठीक है। मैं 42nd अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वाले पूरे केस को समझने के लिए ये 42nd अमेंडमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला। 42nd अमेंडमेंट 1976 में आ चुका था। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसके बाद में जैसे ही फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर इन द ईयर 1978, 1978 में क्या हुआ ये ज़रा देखिए। 1978 में 42nd अमेंडमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट कितना पॉपुलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसके बाद में साल आया यहाँ पे 1978 का, और 1978 में जब इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हुई तब अमेंडमेंट आया। कौन सा अमेंडमेंट आया, 44th अमेंडमेंट आया। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि 42nd जो अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट में दो ऐसे बेसिकली अमेंडमेंट थे जिनको जिनको लेकर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, और उन्हीं दो अमेंडमेंट्स को बेसिकली चैलेंज किया गया था। किसमें, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वाले केस में उन दो अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया। ऑल राइट।
तो फिर मैंने आपको बता दिया 44th अमेंडमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में आ गया 44th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में, ठीक है। तो ये मैंने, तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ ये कौन सा केस आ गया, ये हमारा केस आ गया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो द केस ऑफ मिनर्वा मिल केस 1980, ठीक है। सो बेसिकली तो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट, राइट, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, और ये मिनर्वा मिल्स केस 1980। और इस केस ने बेसिकली किसको, इस केस ने बेसिकली ये जो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट के स्पेसिफिकली दो सेक्शंस जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसको टारगेट किया था, दो सेक्शंस जिनको टारगेट किया था, अगर आप सोच रहे हैं तो वो कौन से हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली दो जो सेक्शन थे 42nd अमेंडमेंट में, दो सेक्शंस आए थे। एक सेक्शन कौन सा था, एक सेक्शन था सेक्शन 4, और दूसरा सेक्शन था सेक्शन 55, सेक्शन 55, ऑल राइट। तो सेक्शन 55 मैंने यहाँ पे लिखा, और एक मैंने लिखा है कौन सा, सेक्शन 4। अब ये सेक्शन 4 और सेक्शन 55 कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट करा था, अब इसको भी समझ लीजिए। ये जो सेक्शन 4 था, दिस वॉज बेसिकली टारगेटिंग, ये टारगेट किसको कर रहा था, ये आर्टिकल 31C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट कर रहा था। और जो सेक्शन 55 था, सेक्शन 55 के थ्रू अमेंडमेंट की गई थी किसमें, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट की गई थी, वो सारे एस्पेक्ट्स मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। अभी हम लोग इन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे। बस हमें अभी इतना समझना है कि 19, ठीक है, ये समझना है हमें कि ये जो 42nd अमेंडमेंट जो आया था, 42nd अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली जो सेक्शन 4 था एंड सेक्शन 55 जो था, जिसने कि आर्टिकल 31C एंड 368 में अमेंडमेंट किया था, मिनर्वा मिल्स वाले केस में ये दो सेक्शंस जिन्होंने दो आर्टिकल्स में चेंज किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आपके पास में भी बेयर एक्ट है, और अगर आप बेयर एक्ट ओपन करके देखोगे तो आपको अभी भी ये टेक्स्ट जो है, ये जो अमेंडेड जो आर्टिकल 368 है, ये आर्टिकल 31C है, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन दो सेक्शंस के बारे में, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 के बारे में क्या कहा था, ये हमें अब समझना है। तो पहले तो हमने ये समझ लिया 9 शेड्यूल के बारे में, लेकिन 9 शेड्यूल के बारे में समझ लिया और हमने अमेंडमेंट्स के बारे में समझ लिया, लेकिन अब ज़रा ये जानना है कि मिनर्वा मिल्स के लिए एग्जैक्टली क्या हुआ था। मिनर्वा मिल्स जो कंपनी थी उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये तो हमने अभी तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात की है। अब यहां पे पिटिशनर तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड कंपनी थी जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड थी। अब उस कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में क्या कनेक्शन था, वो कंपनी कैसे पिटिशनर बनी, अब ये भी जरा जान लीजिए। तो चलिए अब मिनर्वा मिल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब उस कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 1956 से मैं बात कर रहा हूं। तो 1956 से लेकर 1965 तक मिनर्वा मिल्स लिमिटेड जो कंपनी थी, वो कंपनी बेसिकली लॉसेस में चल रही थी। उस कंपनी को बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। तो यू कैन बेसिकली से कि वो कंपनी जो थी, वो कंपनी रिसेशन में, जी रिसेशन में कंपनी चल रही थी। कंपनी रिसेशन के दौर से गुजर रही थी इतने टाइम तक, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में देखिए कंपनी में कुछ लेबर प्रॉब्लम्स जो थी वो क्रिएट हो गई। यू कैन से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो थे वो कंपनी में शुरू हो गए। और ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो थे ये कब तक रहे, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंपनी में रहे टिल द ईयर 1970। तो 1970, ठीक है। और उसके बाद में बेसिकली क्या हुआ, उसके बाद 2 जनवरी 1970 को मील को क्लोज करना पड़ा। मील हैड टू, ये बात आप समझ रहे हो कि मील को क्या करना पड़ा, मिनर्वा मिल्स को बेसिकली क्लोज करना पड़ा लेबर प्रॉब्लम के चलते हुए। उसके बाद में क्या हुआ, दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि यहाँ पे लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में क्या हुआ, एक एमिकेबल एग्रीमेंट हुआ। देयर वाज ए एमिकेबल एग्रीमेंट।
अब ये एग्रीमेंट हुआ बिटवीन बोथ द पार्टीज। एक बार फिर से ये प्लान बनाया गया कि प्रोडक्शन को क्या करना है, प्रोडक्शन को शुरू करना। गेटिंग माई पॉइंट? आपको ये बात समझ में आई? प्रोडक्शन को एक बार फिर से शुरू करने का पूरा प्लान जो था वो बनाया गया। साल आप लोगों को सबको क्लियर है, इसलिए मैं एक प्रॉपर टाइमलाइन पे आपको मैं क्रिएट करके बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन से साल, जी, हर साल का यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद में ये होता है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो गया, और एमिकेबल सेटलमेंट होने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि फेजेस में कंपनी का प्रोडक्शन जो है 2 या 3 फेजेस में कंपनी के प्रोडक्शन को वापस से रिज्यूम किया जाएगा। और कंपनी को यहाँ पे लोन मिल गया, किससे? लोन एसबीआई से लोन मिला। और एसबीआई से लोन दिलवाने में इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मैसूर। तो मैसूर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो कि तब, ठीक है, तो एक तरीके से कर्नाटका नहीं बना था, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने क्या किया था, बेसिकली गारंटी सैंक्शन की थी। उनकी साइड से एक गारंटी सैंक्शन की गई इस लोन के लिए, ठीक है। और ये कब की बात है? यहाँ पे ईयर कौन सा था? सो द ईयर वाज 1971। तो अब साल आ चुका था 1971 का। तो 1971 का ईयर आ चुका था। एसबीआई से लोन मिलने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी भी दे दी थी। और उसके बाद में देखिए क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसी बीच 1970, ठीक है जी, 1971 मैंने आपको बता दिया साल आ गया। उसके बाद ऑन 20th ऑफ अगस्त 1971, 20th ऑफ अगस्त 1971 को क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया एक कमेटी को, ठीक है। कौन सी कमेटी थी? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दिया एक कमेटी को, और उस कमेटी का काम था मिनर्वा मिल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देना। यहां पे अगर आपने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को पढ़ा है, आई होप आप लोगों ने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को पढ़ा हो 1951, तो उसका सेक्शन 15 है। तो उसका सेक्शन 15 है। तो सेक्शन 15 ऑफ द IDR, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इस सेक्शन 15 में गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री के इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे ऑर्डर दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया कि मिनरवा मिल्स का पूरा क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अब टाइम आ गया 19th ऑफ अक्टूबर 1971। टाइम आ गया 19th ऑफ अक्टूबर 1971 का। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से ये ऑर्डर इशू हुआ कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जो है, उनको कहा गया कि आप टेक ओवर कर लीजिए मिनर्वा मिल्स का पूरा जो मैनेजमेंट है, उनके मैनेजमेंट को आप टेक ओवर कर लीजिए, कंपनी के पूरे मैनेजमेंट। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? ओके, ऑल राइट। नाउ टेक ओवर कर लिया गया कंपनी के मैनेजमेंट को, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने इनिशियली इसको चैलेंज भी नहीं किया। जब कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर किया, मिनर्वा मिल्स के मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के थ्रू, तो यहाँ पे कंपनी ने उसको चैलेंज नहीं किया। उसके बाद में देखिए कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि अब साल आता है कौन सा? नाउ द ईयर कम्स 1974। साल आ गया 1974 का। अब जरा आप इमेजिन कीजिए कि 1980 में इस केस का जजमेंट आया था। 1980 में इस केस का जजमेंट आया था। अब 1974 में क्या हुआ है? अब 1974 में कौन सा लॉ आया? 1974 में लॉ आया द सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस 1974, ठीक है। 1974 में बेसिकली ऑर्डिनेंस आया,
और यही ऑर्डिनेंस 1974 में बन गया नेशनलाइजेशन एक्ट। नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। ठीक है, कौन सा नेशनलाइजेशन एक्ट है बेसिकली? सो द सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। ओके, तो इस बीच साल आ गया कौन सा? इसी बीच साल आ गया 1974 का, और 1974 में पहले ये एक ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद में एक एक्ट आ गया नेशनलाइजेशन एक्ट 1974। और इसी नेशनलाइजेशन एक्ट के सेक्शन 5 को, सेक्शन 19 को, 21 को, शेड्यूल को पिटिशनर ने चैलेंज किया था। तो मिनर्वा मिल्स ने बेसिकली अब किसको चैलेंज किया था? इस नेशनलाइजेशन एक्ट को। इस नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 को चैलेंज किया और बेसिकली ये कहा गया था कि ये जो नेशनलाइजेशन एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो किस में दिया गया था, केशवानंद भारती केस में दिया गया था, उसका वॉलेशन करता, उसका क्या करता है? वॉलेशन करता है। अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है, जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पे दो बातें मैं आपको बताना चाहूँ कि जब इस एक्ट, नेशनलाइजेशन एक्ट को चैलेंज किया गया था, तो सबसे पहले मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया। एक एस्पेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि ये नेशनलाइजेशन एक्ट जो है ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है। ऑल राइट, तो एक एस्पेक्ट क्या आया? एक एस्पेक्ट आया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन करता है। अब दूसरी बात यहां पे आप देखिएगा, ठीक है, दूसरी बात यहां पे आप ये देखिएगा कि गवर्नमेंट ने मिनर्वा मिल्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और इसके साथ साथ इस नेशनलाइजेशन एक्ट को, इस नेशनलाइजेशन एक्ट को कहां डाल दिया गया था? इसको 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया। इसमें ऐड कर दिया गया था 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, तो 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दिया गया। अब आप इसका मतलब समझ रहे हो? आपको पता है कि इसका मीनिंग क्या है? 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप किसी लॉ को ऐड कर देते हो, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, और एंट्री नंबर वाज एंट्री 105, 9th शेड्यूल में एंट्री नंबर 105। तो इसको जब 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो इसका मतलब आप किसी कोर्ट में इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। आप किसी कोर्ट में इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। और चैलेंज क्यों नहीं कर सकते ये मैंने आपको बता दिया। वाई इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि 9th शेड्यूल में जिस लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब 9th शेड्यूल कब आया था? 1951 में आया। 9th शेड्यूल 1951 में आया। 1973 में केशवानंद भारती वाला केस आ गया। 1976 में 42nd अमेंडमेंट आ गया था जिसके बारे में अभी हमें बात करें। ठीक है, 1978 में 44th अमेंडमेंट आया। 44th अमेंडमेंट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए लेकिन दो अमेंडमेंट्स के ऊपर बात नहीं की 44th अमेंडमेंट ने। वो कौन से अमेंडमेंट थे? सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55, जिसके बारे में इन दो को किसने एड्रेस किया? मिनर्वा मिल्स के केस ने इन दो अमेंडमेंट्स को एड्रेस किया था। ठीक है, तो मैं बेसिकली आप लोगों को पैरेलली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तब इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे आ रहे थे और मिनर्वा मिल्स इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो गई। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड का केस जो है अब ये कैसे इन्वॉल्व हुआ। ऑल राइट, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक नेशनलाइजेशन एक्ट आ गया था, बेसिक स्ट्रक्चर का वॉलेशन जो था ये एक ग्राउंड बनाया गया था, ये एक ग्राउंड बनाया गया था। उसके बाद में अब बात करते हैं कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में दिए गए। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, मैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूं। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा और आर्ग्यूमेंट्स को बेसिकली अब मैं कुछ इस तरीके से बताऊं। सबसे पहले किस बात के ऊपर चैलेंज किया गया? किस बात के ऊपर चैलेंज किया गया? ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, constitutional validity of certain provisions of certain
ठीक है, सर्टेन प्रोविजन किसके, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द सिख टेक्सटाइल, ठीक है, सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स, ठीक है, अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट। मैंने आपको अभी अभी इसके कुछ सेक्शंस के बारे में बताया था कि उन सेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, उन सेक्शंस के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, ठीक है। उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट किया गया कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, मैंने आपको ये बताया कि इनिशियली मिनर्वा मिल्स की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था जब गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। सो द गवर्नमेंट ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ मिनर्वा मिल्स, टेक कंट्रोल ऑफ मिनर्वा मिल्स, इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था मिनर्वा मिल्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का, उसको भी चैलेंज किया गया। अब देखो मिनर्वा मिल्स की तरफ से बेसिकली क्या क्या आर्ग्यूमेंट दी गई थी। आर्ग्यूमेंट एक तो ये दी गई थी कि ना, जो मैसूर की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट खुद मिनर्वा मिल्स को दोबारा रिज्यूम करवाने के लिए लोन दे रही थी, और लोन के लिए गारंटी मैसूर गवर्नमेंट ने दे दी थी। एसबीआई जो बैंक था वो लोन देने वाला था, लोन देने वाला था, लोन की गारंटी दे चुकी थी गवर्नमेंट। और उसके कुछ ही महीनों के बाद, इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद में, मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। ये कहा गया कि एक तरफ तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिल रही है, बैंक से लोन मिल रहा है अपने प्रोडक्शन को दोबारा रिज्यूम करने के लिए, और दूसरी तरफ उनके मैनेजमेंट का टेक ओवर कौन कर रहा है, उनके मैनेजमेंट का टेक ओवर कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। साथ में यह भी कहा गया कि जो ऑर्डर दिया गवर्नमेंट की तरफ से अंडर सेक्शन 18A ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वो पूरी तरीके से इलीगल था, और वो पूरी तरीके से क्या था, वो पूरी तरीके से इनवैलिड था। ठीक है, और ये भी कहा मिनर्वा मिल्स की तरफ से कि उन्हें बेसिकली जो रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी उन्हें नहीं मिली। इन्वेस्टिगेशन जो गवर्नमेंट ने करवाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसकी कॉपी उन्हें सप्लाई नहीं करी, और गवर्नमेंट ने 18A में ऑर्डर पास कर दिया। फिर मिनर्वा मिल्स की तरफ से यह भी कहा गया कि वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का क्या हुआ, वॉयलेशन हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा गया, साथ ही साथ देखिए ये भी कहा गया कि जो अमेंडमेंट यहां पे है, बेसिकली जो नेशनलाइजेशन जो एक्ट है, ये ऑल्टर करता है या डैमेज करता है किसको, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशवानंद भारती वाले केस में दिया गया। ठीक है, केशवानंद भारती वाले केस में दिया गया। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर को भी यहां पे एक ग्राउंड बनाया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लॉ है बेसिकली, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करता है, उसका वॉयलेशन करता है, उसका वॉयलेशन करता है। इसलिए ये नेशनलाइजेशन जो एक्ट है, ये एक्ट ही पूरी तरीके से इनवैलिड है। इसके साथ साथ ठीक है, तो 39th अमेंडमेंट जो था, 39th अमेंडमेंट जो था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने कि क्या किया था, नेशनलाइजेशन एक्ट को 10 एंट्री 105 और 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया। कौन सा अमेंडमेंट है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 39th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने कि नेशनलाइजेशन एक्ट को एंट्री 105 बना के 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था। और उसके साथ साथ में किसको चैलेंज किया गया, ठीक है, साथ ही साथ चैलेंज किया गया द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 and section 55, the validity of section 4 and section 55 of the amendment act, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में यहाँ पे बात की जाए। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो अब जरा ये जान लेते हैं कि ये सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 इन्होंने बेसिकली ऐसा क्या अमेंडमेंट किया था। ठीक है, और ये भी जान लेते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना क्या जजमेंट दिया था। ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहता हूं, और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग जुडिशरी की क्लासेस मुझसे लेना चाहते हो, अगर आप जुडिशरी मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो,
तो आप अनअकैडमी का चैनल जो है जुडिशरी एग्जाम 360, इस चैनल पे डेली 11 AM आप लोग मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है जुडिशरी एग्जाम 360, सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ साथ आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप मुझसे अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो आप लोग अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मेरे साथ लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। डेली मेरी लाइव क्लासेस होती है अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे। और इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का प्लान कर रहे हो, परचेज करने का प्लान कर रहे हो जुडिशरी के लिए या किसी और कोर्स के लिए भी, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू गाइस कैन यूज दिस कोड। ये मेरा कोड है SAVY10। आप इस कोड को यूज कर सकते हो, आप इस कोड को यूज कर सकते हो एंड माई कोड इज SAVY10। इस कोड को यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिलता है ऑन परचेज ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा अभी लिमिटेशन का पूरा कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर अभी मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप इनमें से कोई भी क्लास में अटेंड करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ अनअकैडमी जो आपके सामने है। लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड टेस्ट एनालिसिस, ये अनअकैडमी के कुछ फीचर्स हैं एंड दीज आर द प्राइसिंग प्लान्स ऑफ अनअकैडमी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले सकते हो। और जब आप मेरा ये कोड यूज कर लोगे SAVY10 तो आपको अगेन 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के ऊपर मैंने आपको बताया, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर मेरी स्पेशल क्लास डेली होती है जिसमें आप मुझसे लाइव अपने डाउट पूछ सकते हो। लाइव मैं आप लोगों की क्वेरी को एड्रेस कर सकता हूं। तो सिंपली आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, उस पर क्लिक करके मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लें। ऑल राइट एवरीवन। एंड अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं आपको चैनल बता रहा हूं, संयोग व्यास जुडिशरी, संयोग व्यास जुडिशरी। इस नाम से मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। तो टेलीग्राम पे यहाँ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन। चलो अब एक बार वापस से हमारे केस के ऊपर आते हैं और बात करते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब इस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं कि बेसिकली जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली एडवोकेट कौन थे, इस केस में? तो मैं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस में एडवोकेट थे नानी भाई पालकीवाला। नानी भाई पालकीवाला इस केस में एडवोकेट थे और उनकी जो बुक है द कोर्ट रूम जीनियस, उसमें भी इस केस के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि नानी भाई पालकीवाला ये वही एडवोकेट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयर्स इन इंडिया, जिन्होंने केशवानंद भारती केस में जिन्होंने इतनी बड़ी जीत जिन्हें मिली थी। जीत क्यों मैंने कहा, बेसिकली उन्हें इतनी बड़ी हम बोलते ना कि विक्ट्री, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बनी उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। केशवानंद भारती तो केस हार गए थे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है नानी भाई पालकीवाला जी। तो अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आ गए। अब मैं बात करता हूं कि ये सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा क्या था सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 में? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55, ये जो दो अमेंडमेंट्स हैं, ये आपको अभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैराक में मिलेंगे, बैराक में बिल्कुल मिलेंगे। तो सेक्शन 4 ने किस में अमेंडमेंट किया था? सेक्शन 4 ने अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेक्शन 55 ने किस में अमेंडमेंट किया था? सेक्शन 55 ने अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यह अमेंडमेंट एक्ट था इसलिए यहां पे सेक्शंस थे, और इन सेक्शंस ने किस में अमेंडमेंट किया? मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब मैं आप लोगों को ये भी मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली अगर आप बैराक्ट ओपन करके देखोगे ना तो आपको बैराक्ट में बिल्कुल ये अमेंडमेंट जो है वो आज भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आर्टिकल 31 में जो अमेंडमेंट हुआ,
ये जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट ने डीपीएसपी को प्रायोरिटी दे दी थी, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी दे दी थी। यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो किस में गिवन है, जो पार्ट 4 में गिवन है, उसको प्रायोरिटी दे दी किसके ऊपर? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके ऊपर प्रायोरिटी दे दी थी। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? तो डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी दे दी गई थी, और इस केस में यही आर्ग्यूमेंट पिटिशनर की साइड से रखी गई थी कि अगर डीपीएसपी के नाम पे कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो फिर फंडामेंटल राइट्स का तो वॉयलेशन हो ही जाएगा, और स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 को मैं मेंशन करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके पास में बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट ओपन करके देख लीजिए, आपको बेयर एक्ट में अभी भी ये अमेंडेड टेक्स्ट जो है वो मिल जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रायोरिटी देने का ये मतलब हो गया कि गवर्नमेंट अगर डीपीएसपी के नाम पे कोई भी लॉ बना देगी तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है आपको? उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो वो चीज जो पार्ट 9 ऑफ द शेड्यूल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हो रही थी, कुछ वैसा ही क्या कर दिया गया, डीपीएसपी में कर दिया गया। तो डीपीएसपी को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई थी, किसके कंपैरिजन में? फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के नाम पे कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस करती है, इवन इफ दैट लॉ वॉलेट्स आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी वो लॉ पूरी तरीके से वैलिड रहेगा और आप उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं बात करता हूं अगला अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट आया। ठीक है, आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट आया, तो यहां पे आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 देखिए एंड आर्टिकल 368 का क्लॉज 5 देखिए। ठीक है, आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 देखिए। सबसे पहले आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने का यह मतलब था यहां पे कि कोई भी अगर अमेंडमेंट किया गया है, 368 के अमेंडमेंट देखिए, क्लॉज 4 का बता रहा हूं पहले, फिर क्लॉज 5 का बताऊंगा। कोई भी अमेंडमेंट अगर किया गया है पार्ट 3 में, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इफ देयर इज एनी अमेंडमेंट इंक्लूडिंग पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में भी किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट किया गया है, चाहे वो सेक्शन 55 से पहले आया हो या सेक्शन 55 से बाद में आया हो, बिफोर सेक्शन 55 और आफ्टर सेक्शन 55, इज इट क्लियर? सेक्शन 55 आने से पहले या सेक्शन 55 आने के बाद कोई भी अमेंडमेंट किया गया हो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे वो पार्ट 3 में अमेंडमेंट क्यों ना हो, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, दैट अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, और क्लॉज 5 ने बेसिकली बोल दिया कि किसी भी तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं होगी, देयर विल नॉट बी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होगी। ये बात आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसके थ्रू बोल दी गई थी, उसके थ्रू ये कहा गया था। तो ये दो बेसिकली अमेंडमेंट थे और ये बहुत मेजर अमेंडमेंट थे जिनको लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ये अमेंडमेंट जो है बेसिकली अमेंडमेंट चेंज होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा? अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो जो 44th अमेंडमेंट ने नहीं किया था वो मिनर्वा मिल्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। 44th अमेंडमेंट में कई चेंजेस किए गए थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये दो सेक्शंस में चेंज नहीं किया गया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स वाले केस में इन दोनों सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है और अगर आप अभी भी इन दो सेक्शंस को अगर आप देखोगे, इन दो सेक्शंस के थ्रू जो अमेंडमेंट आया है उनको अगर आप देखोगे तो आपको ये अमेंडेड टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, लेकिन साथ में ये भी लिखा होगा कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इनको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो क्योंकि लेजिस्लेचर की साइड से इनको रिपील नहीं किया गया था, ये बात समझ रहे हो आप, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट की साइड से इनको रिपील नहीं किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दो सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इसलिए ये अमेंडमेंट अब इफेक्टिव नहीं है, अब इफेक्टिव नहीं है। इज इट क्लियर? और ये सबसे बड़ा जजमेंट था मिनर्वा मिल्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, यानी कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। किसी एक को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते आप, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी जो है वो नहीं दे सकते। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? और अगर लास्ट में मैं बात करूं कि मिनर्वा मिल्स कंपनी के साथ में क्या हुआ, तो मिनर्वा मिल कंपनी के साथ में ये हुआ कि उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स थी, कि गवर्नमेंट ने हमें गारंटी दी थी, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट, इन सारी आर्ग्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। इन सारी आर्ग्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो मिनर्वा मिल्स बेसिकली अपना जो मील पे कंट्रोल थी वो वापस नहीं ले पाई थी। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। और लास्ट में जाते जाते इतना बता देता हूं कि मिनर्वा मिल्स केस के जजमेंट के बाद में इसको भी रिव्यू करने की कोशिश की गई थी, बट वो फेल हो गई थी। ठीक है, ऐसा हो नहीं पाया। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स का जो केस है वो इतना इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आई रियली होप कि आप लोगों को पूरा मिनर्वा मिल्स का केस अब समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, सारे फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन से केसेस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।